वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अब हुकूमत कायम हो गई है। एक नए वज़ीर ख़जाना है जिनका बहुत सारे लोगों ने शायद पहले नाम नहीं सुना था, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी कश्ती का चार्ज संभाल लिया है जो नौ हिचकोले खा रही है। पाकिस्तान के साथ मुआशी महाज पर क्या होने लगा है, IMF के साथ जो SBA की आखिरी किस्त है और फिर एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का EFF जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो मिल पाएगी या नहीं, और जो इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर लगाया जा रहा है कि वो GSP प्लस स्टेटस जो है वो पाकिस्तान का वापस लेने के लिए साजिशें कर रही है। क्या ऐसा करना किसी सियासी जमात के लिए मुमकिन भी है या नहीं, इन मामलात पर बात करने के लिए मुझे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार ख़ासतौर पर जो मईशत के मामलात हैं उनको बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है। शहबाज राना साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हों, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हों, नवाज़ शरीफ हों, आजकल जो हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं वो एक बड़े वेग अंदाज में ये ज़रूर कहते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉमनैलिटी मौजूद है कि 2024 एक मुश्किल मुआशी साल होगा। अब कोई भी शख्स पाकिस्तान में जब ये बात सुनता है, अपनी अपनी उसकी डेफिनेशंस होती हैं कि इसका मतलब क्या है मुश्किल मुआशी साल का। तो ये 2024 किस किस्म का मुश्किल मुआशी साल होगा, क्या तैयारी रखनी चाहिए लोगों को? देखिए, लोगों का तो अगर बात करें तो उनकी तो सूरत कुछ ऐसी है, वो 2024 की बात नहीं है। 2013 से या उससे भी आप पीछे चले जाएं, 2008 से जब IMF के प्रोग्राम चल रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से लोगों की मुश्किलात जो है वो बढ़ रही हैं। जब भी IMF का नया प्रोग्राम आता है तो बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, गैस की कीमतों में इजाफा होता है, टैक्सेस के जो बोझ हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके साथ महंगाई का एक तूफान आता है, आपकी जो करेंसी है उसकी जो है वो डिवैल्यूएशन हो जाती है, शरह सूद में इजाफा हो जाता है। ये वो सारे सर्कमस्टांसेस हैं, शराइत हैं, जहाँ पे कोई भी जो इकोनॉमी है उसका ग्रो करना मुमकिन नहीं रहता एक बेहतर अंदाज में, और एक घराना है उसको उसका घर का जो बजट चलाना घर वाले के लिए वो मुश्किल हो जाता है। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जिस तरीके से पहले IMF के प्रोग्राम का एक बोझ पड़ा, आपने देखा कि एक साल के अंदर गैस की कीमतों में 3 दफा इजाफा हुआ है। इसी तरीके से बिजली की कीमतों में एनुअल बेस टैरिफ के इंक्रीज के बाद सेमाही बुनियादों पर और माहाना बुनियादों पर अब मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। टैक्सेस के अंदर अगर आप सैलरी क्लास का देख लें, 2018 से लेके अब तक हर साल जो सैलरी क्लास है उसके टैक्सेस के बोझ में इजाफा किया जा रहा है। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन होने जा रही है। एक और IMF के प्रोग्राम की बात हो रही है। ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये इसमें तो आपको ऐसी कोई खास शर्त बाकी नहीं रहेगी जो कि मुकम्मल करने वाली हो। ये तो स्मूथली आपका रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा मंडे को, और आपको 12 अप्रैल से पहले $1.1 बिलियन की कर्जे की किस्त भी मिल जाएगी। जो मुश्किलात की बात हो रही है वो अगले प्रोग्राम की बात हो रही है। अब उसमें जो इब्तदाई कुछ चीजें सामने आ रही हैं, उसमें तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस में इजाफा, उसकी बात फिर हो रही है। जो बाकी कुछ सब्सिडीज रह गई हैं उसको ठीक करने की बात हो रही है। निजकारी की बात हो रही है, विच इज अ गुड थिंग कि निजकारी किए बगैर आप इन कंपनीज के नुकसान जिसमें PIA भी है पर आपका पावर सेक्टर भी है, उससे आप छुटकारा हासिल नहीं पा सकते, और अखराजात में कटौती की बात हो रही है। तो उसी साइड पे ये सारी चीजें अब जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करें, जिस वक्त IMF की बात करते हैं, हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि ये मुझ समेत बहुत सारे लोग जो मईशत के उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि IMF जो है ना वो आगे कहता है हुकूमत को कि बिजली की कीमत बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, गरीब तबके को कुचल दो, पीस दो, मार दो। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि IMF आपको बिजली की कीमत बढ़ाने का नहीं कहता, आपको ये बताता है कि अगर आप 1 अरब यूनिट बना रहे हैं और 1 अरब यूनिट की कॉस्ट ये बनती है तो ये कॉस्ट पूरी करें। लाइन लॉसेज और थेफ्ट ख़त्म ना करने में कामयाब ना होने के सबब हुकूमत आपसे और मेरे से वो बिल भी लेती है जो लाइन लॉसेज की मद में या चोरी की मद में चला जाता है। इज़ दैट करेक्ट कि ये हुकूमती नालायकी है, ना कि IMF की शर्त के गरीब से ज़्यादा बिल लो? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह आप बता रहे हैं, देखिए, हुकूमत की तो नालायकी हमेशा होती है जब वो नुकसानात पे काबू नहीं पा सकती और चोरों पे काबू नहीं। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि पिछला जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे रिव्यू के लिए, तो IMF ने कहा कि आप जो कर्जा लिया हुआ है पावर सेक्टर का, जिसको सर्कुलर डेट बोलते हैं, जो बिजली की अदम अदायगी है बिलों की और नुकसानात की मद में, कुछ 2700 अरब रुपए आज भी खड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये जो 2700 अरब है, इसमें से कुछ आपने 800-900 अरब रुपए का जो कर्ज इसके अलावा भी है, तो 800-900 अरब रुपए का कर्जा इन्होंने लिया हुआ, हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेके बिजली बनाने वाले जो कारखाने हैं उनको अदायगियां की गई हैं। वो पैसा कहीं पार्क किया हुआ है किसी कंपनी में, सही। उसके ऊपर सूद जा रहा है। IMF के कहने के ऊपर वो हुकूमत को पिछली दफा उसका जो उसके ऊपर एक आपकी बिजली के बिलों में आपको आता है वो डेट सर्विसिंग सरचार्ज आता है, वो 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट
आईएमएफ के कहने के ऊपर लगाया गया। और ये किसके ऊपर लग रहा है? उन लोगों के ऊपर जो पहले ही आपका जो बिजली का बिल ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। तो आप आईएमएफ को बिल्कुल भी इसमें इसको एग्जोनरेट नहीं कर सकते, आईएमएफ को ब्लेम लेना पड़ता है। अब आईएमएफ जो उसकी आईएमएफ की जो डेफिनेशन है गुर्बत की या गरीब की पाकिस्तान में, वो वही है कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं उनकी आप जो मंथली स्टाइपेंड है उसको बढ़ाते जाएं, और उसके बाद जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है या मिडिल इनकम ग्रुप है उसके ऊपर जितना भी बोझ डालते जाए तो आईएमएफ को उसमें कोई सही। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा शाहबाज रान साहब, ये बताएं बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं। उनको ये लग रहा है, क्योंकि ऐसी से कुछ खबरें भी चली हैं कि पेंशन गालिबन जो है वो शायद ख़त्म होने जा रही है। इज़ दैट करेक्ट कि पेंशन का जो निज़ाम है पाकिस्तान में वो कोई तब्दील होने जा रहा है, या मुकम्मल तौर पे सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन ख़त्म होने जा रही? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेंशन खत्म होने जा रही है। इस वक्त जो पेंशन का निज़ाम है ऐसा है कि जो सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिलती है वो पैसा बजट से जाता है, और उसमें अब प्रपोजल ये है कि आप पेंशन जो होगी वो डायरेक्टरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी, कि अगर आप 5 रुपए देंगे अपनी तनख्वाह में से तो हुकूमत 5 रुपए देगी। इस किस्म की चीजें होने जा रही है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन होगी और एक पेंशन फंड होगा। उसका जो पैसा जो इकट्ठा होगा एक फंड में जाएगा और वहां से पेंशन की अदायगियां होंगी। इसका जो बोझ है बजट के ऊपर पेंशन का वो खत्म करने का प्लान है। अभी अप्रूव नहीं हुआ, अभी इन हाउस भी इसके ऊपर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन आईएमएफ का बिल्कुल इसके ऊपर एक फोकस अब आ गया है। अब इसके ऊपर कोई ना कोई डेवलपमेंट होने जा रही है। इसमें जो चीज एक इम्पोर्टेंट है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है मेरा ख्याल उनको कोई ऐसा परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि उनके जो एग्रीमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनके अपॉइंटमेंट लेटर है उसकी टर्म्स है, तो अगर वो टर्म्स जो है वो यूनिलैटरली चेंज करने की हुकूमत कोशिश करती है तो डेफिनेटली कोर्ट्स का जो रास्ता है वो तो खुला होता है। हाँ, जो नई रिक्रूटमेंट्स होंगी, नई हायरिंग होगी, उसके ऊपर जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है वो लागू होगी, वो भी अगर वो स्कीम अप्रूव हो जाती है। अभी ऐसा कोई अप्रूव नहीं है। सही है। चरान साहब, ये बताएं कि इस पे तो आपने क्लैरिटी दे दी कि एसबीए की आखिरी के इस $1.1 बिलियन तकरीबन तमाम शराइत पूरी हो गई हैं, नई चीज़ कोई नहीं आ रही, पैसे अगले चंद रोज़ में पाकिस्तान को मिल जाएंगे। लेकिन जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, एक लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती प्रोग्राम, क्या उसमें को रखना आने का चांस है? इन केस इफ़ दैट गोज थ्रू 6 अरब 7 अरब या 8 अरब वट एवर अमाउंट इज़ एग्रीड या पाकिस्तान मांगता है वो मिल जाती है, उस सूरत में महंगाई और इस तमाम टैक्सेस के मामले पर, बिजली गैस पेट्रोल की कीमतों के मामले पर व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड? देखिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का जो मतलब है वो यही है कि इस्लाहात, और जब आईएमएफ की लैंग्वेज में आप इस्लाहात की बात करते हैं और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप जब एक प्रोग्राम का साइज अभी तो कोई पता नहीं 6 अरब का होता है या 10 का होता है, इट इज प्रीमेच्योर टू से, लेकिन जो भी साइज होता है वो जितना उसका साइज बढ़ता जाएगा उतनी शराइत सख्त होती जाएंगी। तो डेफिनेटली अगर नया प्रोग्राम आएगा तो उसके साथ जो शराइत जुड़ी होंगी, जिसमें आपकी सब्सिडीज अगर कोई बाकी कुछ रह गई है उसका वापस लेना, वो टैक्सेस में इजाफा, खासतौर पर सैलरी क्लास के ऊपर, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्सेस का बोझ, रिटेल सेक्टर के ऊपर बोझ आ सकता है, या वो सेक्टर जिनके ऊपर भी टैक्सेस का बोझ पूरा नहीं है वो आ सकता है। बिजली की कीमतों में जो बड़ा इजाफा हो मैं जुलाई से पहले नहीं देख रहा, उससे पहले कोई मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट होगी। बजट इस दफा काफी टफ हो सकता है क्योंकि बहुत सारी जो टैक्सों में छूट दी हुई है वो हुकूमत वापस लेने जा रही है, उसको लेना पड़ सकता है। क्या प्रोग्राम स्मूथली निगोशिएट हो जाएगा, क्या इसमें हिकअप्स आएंगे, ये डिपेंड करता है टॉक्स के ऊपर कि कौन सी शराइत आईएमएफ बजट अप्रूव करवाना पड़ेगा आईएमएफ से? बजट डेफिनेटली आईएमएफ की मर्जी का होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बजट का जो अप्रूवल है उसके साथ ही मुझे लग रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता, प्रीमेच्योर है कहना, लेकिन जो बजट है उसके फ्रेमवर्क के साथ अगला प्रोग्राम वो मुंसलिक होगा। बजट का फ्रेमवर्क अप्रूव होगा तो आईएमएफ का जो बोर्ड है वो उस कर्जे की मंजूरी देगा, ये मेरी असेसमेंट है। सही। अच्छा, वक्त कम है, मैं चाहता हूं कि आप क्विकली, क्योंकि अभी आपने यूरोपीय यूनियन ब्रसल्स का भी गालिबन विजिट किया था, हुकूमत कह रही है कि पीटीआई जो है वो पीछे पड़ गई है, जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म करवाना चाहती है, और जो तहरीक इंसाफ है वो कह रही है कि हम इनको सू करेंगे, हर्जाने का नोटिस भेज रहे हैं वज़ीर इत्तलात को, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लोग अगर अपने तौर पे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ कर रहे हैं, दैट कुड नॉट बी कंसिडर्ड पीटीआईज, बट वट एवर द केस इज़, क्या ये पॉसिबल है जो तारड़ साहब कह रहे हैं कि लोगों के कहने के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने जीएसपी प्लस स्टेटस का फैसला करना है, या फिर उनकी अपने जो कन्वीनियंस एंड कन्वेंशंस हैं और उसके ऊपर अमल दरामद का उनका अपना निज़ाम मौजूद है? देखिए, जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर और जो पीटीआई की लीडरशिप है वो ये बात समझते हैं कि वो जितने भी डेस्परेट मेजर्स ले लें, उस इस किस्म के एक्सटर्नल फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो आईएमएफ के को खत लिखना हो या यूरोपीय यूनियन का सपोर्टर्स की तरफ से या डायरेक्टली लीडरशिप की तरफ से, किसी की तरफ से भी अप्रोच करना हो, इसका जो नुकसान है सिर्फ पीटीआई को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा।
आईएमएफ का एक अपना तरीकाकार, आईएमएफ ने उसका जवाब दे दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे। अब यूरोपीय यूनियन के भी उनके रिव्यू मिशन पाकिस्तान आते हैं, और जो यूरोपीय यूनियन है, जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है, वो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, उसकी रोशनी में वो फैसले करते हैं। अब उसमें अगर ह्यूमन राइट्स भी एक उसमें बहुत अहम चीज है, तो अगर ये जो किस किस्म का कोई भी मूव करते हैं, अगर तो उनके जो इंटरनेशनल कन्वेंशन की वायलेशन में आता है, स्टैब्लिश करके उसका इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन इस तरीके से खत लिखने से, कोई कैंपेन चलाने से कि वो सही स्टेटस सही। अब वक्त बहुत कम है, फाइनल कमेंट मुझे दे दें शहबाज राना के। एक तो वो है कि तहरीक इंसाफ का ख़त लिखना, लेकिन अब जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान को जमहूरियत या हाइब्रिड निज़ाम से निकाल कर एक आमराना रियासतों की सफ़ में डाल दिया गया है। 11 पॉइंट्स पाकिस्तान जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक तनज़्ज़ुली करने के बाद अथॉरिटेरियन स्टेट में उन्होंने डाला है। तो ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, ये तो जमहूरी ममालिक के लिए है। विल दैट अफेक्ट मोर, या ये तहरीक इंसाफ वाला मामला? देखिए, जो किसी भी पार्टी की लीडरशिप होती है ना, उसका जो रोल होता है, जिस किस्म की गाइडेंस अपने सपोर्टर्स को देती है, वो बहुत मैटर करती है। सही। पाकिस्तान में क्या ह्यूमन राइट्स मुतासर नहीं हुए? बिल्कुल हो रहे हैं। जिस तरीके से जो एक्शन हुए हैं पिछले कुछ चंद माह में, उसमें उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन एक बात हमें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जिसपे आपको स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आप इंटरनेशनली मलाइन कर रहे हो। आपके जो भी इश्यूज हैं, जिसके जो भी इश्यूज हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो एब्सोल्युटली डोमेस्टिक। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। वक्त जो है वो शहबाज राना ख़त्म हो। पाकिस्तान में तमाम मुतहारिब सियासी जमातों को एक बात बहरहाल समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके किसी भी एक्शन के नतीजे में पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी मुआशी मुश्किलात ख़त्म हो जाएं कि वो हुकूमत सस्टेन ना कर सके, तो उस हुकूमत के जाने के बाद अगर आपने आना है तो उन मईशत मुआशी मसाइल को संभालना आपने ही है ना। आप नहीं संभाल पाएंगे तो 4-6 महीने में आवाम की नज़रों में आप बेफारिग हो जाएंगे। तो इस लड़ाई को सियासत तक महदूद रखें, मईशत तक ना बढ़ाएं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।